जय हिंद, जय भारत। युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 47वें पड़ाव पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली बार आपने जेल के दिनों में भगत सिंह द्वारा अपने साथियों को लिखे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रों को देखा। आज भी भगत सिंह के महान विचारों की एक और झलक देखेंगे। 2 फरवरी 1931 को भगत सिंह ने एक बहुत ही शानदार लेख लिखा, जिसे युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम भगत सिंह की वसीयत कह सकते हैं। जिस समय यह लेख लिखा गया था, उन दिनों कांग्रेस और अंग्रेज सरकार के बीच समझौते की गंभीर कोशिशें हो रही थीं। देश का वातावरण बहुत असमंजस भरा था। कुछ लोग समझौते के पक्ष में थे तो कुछ विरोध में। कुछ सोचते थे कि जैसे भी हो समझौता हो जाना चाहिए, क्योंकि हजारों लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण जेलों में बंद थे। अनेक किसानों की जमीनों की कुर्की हो गई थी। उधर ऐसे लोग भी कम नहीं थे जो चाहते थे कि स्वराज से कम पर समझौता नहीं होना चाहिए। उन हालात में भगत सिंह ने अपनी फांसी से 1 महीना 21 दिन पहले देश के युवाओं को अपना अनमोल संदेश दिया। आइए देखते हैं उस लेख के कुछ अंश। भगत सिंह लिखते हैं, प्रिय साथियों, इस समय हमारा आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। 1 साल के कड़े संघर्ष के बाद गोलमेज सम्मेलन ने हमारे सामने संवैधानिक सुधारों संबंधी कुछ निश्चित बातें प्रस्तुत की हैं और कांग्रेसी नेताओं से कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में अपना आंदोलन वापस लेकर इसमें मदद करें। इस बात का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है कि वे आंदोलन समाप्त करने का निर्णय करते हैं या नहीं। यह तो निश्चित है कि वर्तमान आंदोलन का अंत किसी न किसी तरह के समझौते के रूप में होगा। यह बात अलग है कि समझौता शीघ्र होता है या देर से। वास्तव में समझौता कोई घटिया या घृणित वस्तु नहीं है, जैसा कि प्राय समझा जाता है। राजनीतिक संघर्षों का यह एक जरूरी दांवपेच है। कोई भी राष्ट्र जो अत्याचारी शासकों के खिलाफ उठ खड़ा होता है, शुरू में अवश्य असफल रहता है। संघर्ष के बीच में समझौते द्वारा कुछ आधे अधूरे सुधार हासिल करता है और सिर्फ अंतिम दौर में ही, जब सभी शक्तियां और साधन पूरी तरह संगठित हो जाते हैं, शासक वर्ग को नष्ट करने के लिए आखिरी जोरदार हमला किया जा सकता है। दोस्तों, भगत सिंह एक बेहद अनुभवी योद्धा राजनीतिज्ञ की भाषा बोलते हैं। वे युवाओं को समझौते के विरुद्ध भड़काते नहीं, बल्कि यथार्थ से रूबरू कराते हैं। वे कहते हैं, समझौता एक ऐसा जरूरी हथियार है जिसे संघर्ष के विकास के साथ ही साथ इस्तेमाल करना जरूरी बन जाता है। लेकिन जिस चीज का हमेशा ध्यान रहना चाहिए वह है आंदोलन का उद्देश्य। तिलक के दांवपेच बहुत अच्छे थे। आप अपने शत्रु से 16 आना पाने के लिए लड़ रहे हैं। आपको 1 आना मिलता है, उसे जेब में डालिए और बाकी के लिए संघर्ष जारी रखिए। नरम दल के लोगों में जिस चीज की कमी हम देखते हैं वह उनके आदर्श की है। वे इकन्नी के लिए लड़ते हैं, इसलिए उन्हें कुछ नहीं मिल सकता। क्रांतिकारियों को यह बात हमेशा अपने दिल में रखनी चाहिए कि वे संपूर्ण क्रांति के लिए लड़ रहे हैं। भगत सिंह का आदर्श एकदम स्पष्ट है। उनका लक्ष्य महान है और वे एक एक कदम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। वे आगे लिखते हैं, मेरी राय में इस समय असली क्रांतिकारी ताकतें मैदान में नहीं हैं। यह संघर्ष मध्यवर्गीय दुकानदारों और चंद पूंजीपतियों के बलबूते किया जा रहा है। वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं तो गांवों और कारखानों में हैं, किसान और मजदूर। भगत सिंह क्रांति के लिए किसान और मजदूर के संगठन की अनिवार्यता पर जोर देते हैं, साथ ही साथ सचेत भी करते हैं। यदि आप सोचते हैं कि किसानों और मजदूरों को सक्रिय हिस्सेदारी के लिए आप मना लेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं, वे किसी प्रकार की भावुक बातों से बेवकूफ नहीं बनाए जा सकते। वे साफ साफ पूछेंगे, जिस क्रांति के लिए आप उनसे बलिदान मांग रहे हैं, उन्हें उस क्रांति से क्या लाभ होगा?
भारत सरकार का प्रमुख लॉर्ड रीडिंग की जगह यदि सर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास हों तो उन्हें इससे क्या फर्क पड़ेगा? यदि लॉर्ड इरविन की जगह सर तेज बहादुर सप्रू आ जाएं तो उन्हें क्या लाभ होगा? भगत सिंह की क्रांति केवल गोरों की जगह भूरों को सत्ता दे देना नहीं थी, बल्कि उनकी क्रांति देश की सत्ता की बागडोर मेहनत कश किसान और मजदूर के हाथों में सौंप देने के लिए थी। वे इसे 1-2 दिन में हो जाने वाला काम नहीं मानते, बल्कि कहते हैं इस काम को पूरा होने में कम से कम 20 साल लगेंगे। न तो इसके लिए भावुक होने की जरूरत है और न ही यह सरल है। जरूरत है निरंतर संघर्ष करने, कष्ट सहने और कुर्बानी भरा जीवन बिताने की। आप व्यक्तिवाद पहले खत्म करो, इंच इंच कर आप आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हिम्मत, दृढ़ता और बहुत मजबूत इरादे की जरूरत है। कितने भी भारी कष्ट व कठिनाइयां क्यों न हों, आपकी हिम्मत न कांपे। कोई भी पराजय या धोखा आपका दिल न तोड़ सके। कितने भी कष्ट क्यों न आए, आपका क्रांतिकारी जोश ठंडा न पड़े। कष्ट सहने और कुर्बानी करने के सिद्धांत से आप सफलता हासिल करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, ये थे भगत सिंह द्वारा 2 फरवरी 1931 को युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम लिखे प्रेरक लेख के कुछ अंश। यूं तो भगत सिंह ने जेल के दिनों में बहुत कुछ लिखा था। 4 किताबें भी लिखी थी जिनके नाम थे समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, मौत के दरवाजे पर। फांसी से कुछ दिन पहले भगत सिंह ने ये पुस्तकें कुमारी लज्जावती के पास यह निर्देश देकर भिजवाई थी कि जब विजय कुमार सिन्हा अंडमान की सेल्युलर जेल से छूटकर आए तो उन्हें दे देना। लज्जावती ने वो सामग्री लाहौर से प्रकाशित होने वाले अखबार पीपल के संपादक लाला फिरोजचंद को सौंप दी। उन्होंने इनमें से कुछ लेख निकालकर पीपल में वर्ष 1931 में ही छाप दिए। वर्ष 1938 में बाकी सामग्री विजय कुमार सिन्हा को सौंप दी गई, जो उनके अनुसार 1946-47 में किसी संपर्क को सुरक्षित रखने के लिए दी जाने के बाद उस संपर्क द्वारा पुलिस के डर से नष्ट कर दी गई। इस तरह दुर्भाग्यवश भारत की भावी पीढ़ियों के लिए लिखी गई भगत सिंह की वह अनमोल धरोहर हमेशा के लिए मिट गई या मिटा दी गई। उनकी जेल नोटबुक भी पढ़िए। भगत सिंह ने जेल के दिनों में जो किताबें पढ़ी थी उनमें से 108 किताबों के नोट्स उन्होंने अपनी जेल नोटबुक में दर्ज किए हैं। उन्होंने साहित्य, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास और विश्व भर के क्रांतिकारी आंदोलनों का विस्तार से अध्ययन किया था। उस अल्पायु में भी भगत सिंह बहुत ही प्रबुद्ध विचारक और क्रांतिकारी विद्वान के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने अनेक विषयों पर लेख लिखे। युवा क्रांतिकारी हरिकिशन तलवार ने 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर सर जॉफरी डी मॉन्टमोरेंसी पर गोली चला दी थी। अदालत में हरिकिशन का मुकदमा लड़ा स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध वकील आसफ अली और पूर्णचंद मेहता ने। ध्यान रहे, असेंबली बम केस में आसफ अली भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के भी वकील रहे थे, लेकिन लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह ने किसी वकील की सेवाएं नहीं ली थी। हरिकिशन के मुकदमे में वकीलों ने जिन तर्कों का सहारा लिया उनसे भगत सिंह नाराज थे। इसके अतिरिक्त वे उस मुकदमे में वकीलों को बड़ी फीस दिए जाने के भी खिलाफ थे। इस विषय पर उन्होंने जनवरी 1931 में जेल से ही अपने किसी मित्र को 2 पत्र लिखे। इनमें से पहला पत्र समय पर सही जगह नहीं पहुंच सका। तब भगत सिंह ने दूसरा पत्र लिखा
उस दूसरे पत्र के कुछ अंश देखिए। भगत सिंह लिखते हैं, मुझे यह जानकर बहुत अफसोस है कि इस संबंध में मेरा पहला पत्र समय पर अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच सका और इसलिए उससे कोई फायदा नहीं हो सका। अतः मैं आमतौर पर यह पत्र राजनीतिक मुकदमों में पैरवी के सवाल के बारे में और खास तौर पर क्रांतिकारी मुकदमे के बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिए लिख रहा हूं। मैंने पहले खत में लिखा था कि वकील पैरवी के लिए जो दलीलें दे रहा था उन्हें माना न जाए, पर बावजूद आपके और मेरे विरोध के उन्हें मान लिया गया। हरिकिशन गवर्नर को गोली मारने के लिए आए। मैं इस कार्यवाही का नैतिक पक्ष नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ इस केस के राजनीतिक पहलू पर विचार करना चाहता हूं। गोली मारने वाला व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया, दुर्भाग्य से पुलिस कर्मचारी मारा गया। अब पैरवी का सवाल सामने आता है। जब गवर्नर बच गया तो हरिकिशन के केस में बड़ा सुंदर बयान आ सकता था, अर्थात असली तथ्यों का बयान, जैसा कि हमारे केस में नीचे की अदालत में दिया गया था। यह कानूनी मकसद को भी पूरा कर देता और कार्य के उद्देश्य को भी ऊपर उठाता, पर वकील की कोशिश और काबिलियत सब इंस्पेक्टर की मौत के बारे में दलीलें देने में ही उलझी रही। उसे यह कहकर क्या मिला कि हरिकिशन सिर्फ गवर्नर को जख्मी करना चाहता था, मारना नहीं चाहता था। इसी तरह की दूसरी बातें थी। क्या कोई समझदार एक क्षण के लिए भी ऐसी बात की उम्मीद कर सकता है? क्या इस दलील की कोई कानूनी कीमत थी? बिल्कुल कोई कीमत नहीं। तो फिर गवर्नर पर गोली चलाने के विशेष कार्य की ही नहीं, बल्कि सारी क्रांतिकारी लहर की खूबसूरती खराब करने से क्या फायदा था? वकील की सलाह पर दी गई ये दलीलें भगत सिंह को पसंद नहीं आई। उन्होंने आगे लिखा, वकीलों को उन नौजवानों की जिंदगियां, यहां तक कि मौतों को खराब करने में इतने आत्महीन विशेषज्ञ नहीं होना चाहिए जो दुखी जनता की मुक्ति के पवित्र काम में अपने आप को न्यौछावर करने के लिए आते हैं। मुझे यह जानकर सचमुच बहुत दुख होता है कि धीरे धीरे हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक नई नौकरशाही बना रहे हैं। यह बात ठीक नहीं है। तो भला एक वकील किसी राजनीतिक मुकदमे में यकीन न आने वाली फीस क्यों मांगे, जैसा कि इस केस में दी गई है? दोस्तों, जिसकी अपनी फांसी का दिन करीब आ गया था, वह अपने बचाव की नहीं सोच रहा था, बल्कि वह तो इस फिक्र में लगा था कि देश भर में क्रांति की लहर किस प्रकार सुनामी बनकर उठती है। आज इस बात को यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार बात करेंगे 3 मार्च 1931 को भगत सिंह की अपने परिवार से हुई अंतिम मुलाकात के बारे में। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। निवेदन यह है कि इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे युग दृष्टा भगत सिंह के महान आदर्श और विचार जन जन तक पहुंच सकें। चैनल को यदि अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और अपने विचार, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। जय हिंद, जय भारत।